नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। वीडियोग्राफी मुझे आती नहीं है, कभी कभी कोई सिखा देते हैं। हमारे उज्जवल भाई ने मुझे समझाया कि किस तरह फोटोग्राफी, किस तरह वीडियोग्राफी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे भी गुरु मिल जाते हैं। मैं बात करता हूँ कि आज के ज़माने में, उस ज़माने में, उस दौर था, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी, बहुत सारे फिल्म एक्टर भी देखे थे और एक्टर मतलब पिक्चरों में। कभी मुझे ख्वाहिश नहीं है कि मैं एक्टर नेताओं के साथ फ़ोटो पड़ा कर कहूँ कि देखो ये मेरे दोस्त हैं। सच्चे दोस्त तो जो होते हैं आपके साथ खड़े रहते हैं, कभी भी फ़ोन कर दो आपको फ़ोन उठा के बोलते हैं। अभी तो मैं प्रेम करने लगा हूँ, नहीं कहूँगा किसको। सत्यकाम 1969 की भारतीय ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। ऋषिकेश मुखर्जी का पिक्चर, अगर ये युवा जन को देखना है तो देखिए कि पिक्चर कैसे होते हैं। तो जो नारायण सान्याल के इसी नाम के एक बंगाली उपन्यास पर आधारित है। कितनी सारी फिल्में, कितनी उपन्यास के पर बनी हुई हैं। जैसे कितने सारे लेखक, जिसका सलीम जावेद, कितने सारे लेखक उस ज़माने में थे। आज कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, शायद मेरा तजुर्बा बदल गया हो। तो ये फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार और अशोक कुमार हैं। मैंने फिल्म देखी थी और फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और फिल्म का नाम प्राचीन हिंदू संत सत्यकाम जाबाला से प्रेरित है और धर्मेंद्र द्वारा निभाया गया किरदार भारतीय सिनेमा में सबसे बेहतरीन किरदार में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र उस ज़माने में, ये जो यंग जितेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, वो जो एक एरा था कि देवानंद, दिलीप और राजेंद्र कुमार, फिर शुरू हुआ जितेंद्र की और फिर शुरू हुआ धर्मेंद्र, ये सब फिर आया राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, कितना अच्छा एक्टर। तो धर्मेंद्र ने सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक माना जाता है। इसने राजेंद्र सिंह बेदी के लिए 1971 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संवाददाता पुरस्कार जीता। फिल्म में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। फिल्म को के बालाचंदर द्वारा तमिल में पुन्नगई 1971 में के रूप में रीमेक किया गया था। फिल्म में कितनी सारी फिल्में साउथ में से हिंदी में ट्रांसलेट हुई है, रीमेक हुई है। मैंने कितनी सारी फिल्में देखी है। फिल्म में कैसे एक धर्मी व्यक्ति को सच्चाई का जीवन जीने की कोशिश करते हुए अपना जीवन त्यागना पड़ा। इस उदासी भरे नाटक में धर्मेंद्र, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर और अशोक कुमार ने शानदार अभिनय किया। इस फिल्म में धर्मेंद्र के सत्यप्रिय द्वारा कही गई एक दिलचस्प पंक्ति है कि ईमानदारी कोई नीति नहीं है। ईमानदारी कोई नीति नहीं है, वास्तव में बेईमानी एक नीति है और ईमानदारी मेरे लिए धर्म है।
तो फिल्म इसी तरह के विचारों रत्नों से भरी हुई है और शर्मिला टैगोर हमेशा की तरह बेहतरीन है, संदीप कुमार हमेशा की तरह अच्छे हैं, अशोक कुमार अपनी छोटी भूमिका के साथ न्याय करते हैं, लेकिन आश्चर्य पैकेज जो है वो धर्मेंद्र है। उन्होंने इन सभी को पीछे छोड़ दिया था और धर्मेंद्र का मानना है कि सत्यकाम उनके करियर की सबसे सशक्त भूमिका है और ऋषिकेश मुखर्जी इसे अपनी बनाई सबसे संतोषजनक फिल्मों में से एक मानते हैं। धर्मेंद्र ने मुखर्जी की अनुपमा में अपने अभिनय के लिए पहले भी प्रशंसा बटोरी थी और ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा बनाई गई यह एक बेहतरीन फिल्म उस ज़माने की थी और इससे कोई शक नहीं कि यह उसकी खासियत है। किरदारों का बेहतरीन चित्रण, यह फिल्म देखने लायक आज भी आपको मिल सकती है, तो देखिए। और उसके कुछ दृश्य हैं जो निश्चित रूप से आपको रोंगटे खड़े कर देंगे या कुछ आंसू भी लाएंगे। धर्मेंद्र और संवाद लेखक यहाँ स्पष्ट रूप से विजेता हैं। ये मैं उस ज़माने की सत्यकाम फिल्म में इतना सारा पिक्चर का जो लेखन था, कभी कभी ऐसे पिक्चर कभी आते नहीं हैं, कभी कभी ऐसे एक्टर्स, अभी तो ये सब ओल्ड हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, कभी ऐसी एक कहानी जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री की भारतीय सी, वो बेहद कड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंच पाई है। अपनी ज़िंदगी में भारती ने बेहद संघर्ष किया। भारती का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। भारती जब महज 2 साल की थी तो उनके सिर से पिता का साया उठ गया था और भारती की माँ ने अपने बच्चों की खातिर दोबारा शादी तक नहीं की। भारती के पिता नेपाली थे और माँ पंजाबी और भारती की माँ और उनके बड़े भाई बहन घर में 2 टंग की रोटी जुटाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। कई दफ़ा आलम ये होता था कि भारती के पूरे परिवार को आधा पेट भरकर ही गुजारा करना पड़ता था। अब देखिए भी एक्टरों और जो लोग संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ते हैं उसकी कैसी कहानी होती है, हमें पता नहीं चलता कि किस तकलीफ़ों में वेट कर आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब से मुंबई पहुंचने का भारती का सफ़र भी काफ़ी संघर्ष भरा रहा। भारती में आज सीरियलों में आती है, उसकी मैं बात करता हूँ कि भारती को जब लाफ्टर चैलेंज के लिए चुना गया था तो उनके मोहल्ले में बातें बननी शुरू हो गई थी कि लोग उनकी माँ से कहते थे कि उसे मुंबई ना भेजो, अगर इसे मुंबई लेकर जाओगी तो अब उसकी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन लोगों के उकसावे के बावजूद भारती की माँ ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। भारती की माँ लोगों से कहती थी कि वो अपनी बेटी को एक दफ़ा तो मुंबई लेकर जरूर जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भारती सारी ज़िंदगी ये कहती रहे कि एक मौका मिला था, लेकिन माँ ने जाने नहीं दिया। एक इंटरव्यू में भारती ने बताया था कि 6 महीने तक उन्होंने मुंबई में रहकर लाफ्टर चैलेंज के लिए कड़ी मेहनत की थी। खुद उन्हें भी नहीं पता चला कि कब वो दुनिया के लिए बड़ा नाम बन गई। बतौर भारती टीवी पर आने से पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की थी। कॉलेज की फ़ीस माफ़ हो सके इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स में दाखिला लिया था और भारती रोज़ सुबह 5 बजे प्रैक्टिस के लिए कॉलेज जाया करती थी। उस दौर में स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से रोज़ 5 रुपया का कूपन मिला करता था, जिनसे कैंटीन से फ्री में जूस मिलता था। जहां बाकी लड़कियां जूस पी लिया करती थी तो वही भारती अपने सभी कूपन जमा कर लेती थी और महीने के आखिर में भारती अपने जमा कूपन से फल और जूस अपने घर ले जाया करती थी। जिस दौर में 2 वक्त की रोटी भी घर में मुश्किल से
मिल पाती थी। उस दौर में इतने सारे फल देखकर घर वाले खुश हो जाते थे। उन्हीं दिनों भारती अमृतसर में थिएटर भी करती थी। यही पर कपिल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी और कपिल शर्मा लाफ्टर चैलेंज का तीसरा सीजन जीत चुके थे। तो कपिल शर्मा ने ही एक दिन भारती को लाफ्टर चैलेंज के अगले सीजन में भाग लेने की सलाह दी थी और कपिल की सलाह मानकर भारती ने लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया और उनकी सिलेक्शन भी हो गई। भारती को मुंबई के लिए बुलाया गया। ये पहली बार था जब भारती ने फ्लाइट में सफ़र किया था और लाफ्टर चैलेंज ने भारती की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और इस शो से उनकी किस्मत खुल गई और आज भारती एक अच्छे मुकाम पर हैं। भारती सिंह कहती हैं कि उनका एक डर भी है और वो डर है सिलाई मशीन। दरअसल भारती जब छोटी थी तो उसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करने जाया करती थी और फैक्ट्री में जो काम बच जाता था वो काम भारती की माँ घर पर लाकर निपटाती थी। कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि माँ फैक्ट्री ना जाकर घर पर ही दिन रात सिलाई मशीन पर काम निपटाती थी और भारती का बचपन सिलाई मशीन की आवाज़ सुनते सुनते गुजरा। आज भारती अगर कई बार सिलाई मशीन की आवाज़ सुनती हैं तो उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें अपने वही पुराने और करीबी के दिन याद आज आने लगते हैं। आज भारती सिंह का मतलब जो 3 जुलाई 1984 को अमृतसर में भारती का जन्म हुआ था, किसी किस्सा टीवी की तरफ से भारती सिंह को जो फेसबुक पर उसको जन्मदिन की बधाई दी थी, वो किस्सा टीवी में इतने सारे लोगों के बारे में आता है, मैं पढ़ता हूँ। मैंने सोचा कि ये भी एक कहानी है। आज 2 एपिसोड धर्मेंद्र का, सत्यकाम ऋषिकेश मुखर्जी का और भारती सिंह किस तरह इस संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ी और आज लोगों को हंसाती है। आज भी हंसी, आप भी हंसिए, आप भी खुश होइए। अगर ज़िंदगी में तक मिलती है तो मेहनत कीजिए, घबराइए मत, डरो मत। आगे आना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जीवन है तो जहर पीना ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप भी, मैं कभी मेरे गुजरे हुए दिनों की गरीबाई की बात नहीं करता हूँ। मैं यही कहता हूँ, खुश रहो, किसी को खुश करो, किसी को मदद करो। यही आपकी ज़िंदगी, ईमानदारी से जियो, किसी का बुरा मत सोचो। अगर कोई बुरा करता है तो भी आप उनका बुरा करने की कभी कोशिश और मत करना, सोच भी मत करना। यही आज का मेरा पैगाम है।